पतन। ठीक है ना। चलिए ये कल का टॉपिक है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? अशोक के अभिलेख। अब देखते हैं भाई इन अशोक के अभिलेखों की अगर बात की जाए तो एक विद्वान है ना, D.R. भंडारकर। बहुत आराम सुनिएगा, ठीक है ना। अशोक का इतिहास हमें उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है ना। अब अभिलेख कहाँ लिखे जाते हैं? या तो चट्टान में लिख दिए जाएंगे या खंबे पर लिख दिए जाएंगे। हमने यहाँ हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया, किसी ने कहीं लिख दिया है ना। और बहुत समय बाद है ना जब खुदाई हुई तो हमको जो लिखा हुआ प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा बेटा? अभिलेख कहलाएगा। अशोक के अभी तक 40 से ज्यादा 40+ अभिलेख हमको प्राप्त हो चुके हैं। अशोक का इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखने का सबसे अच्छा श्रेय जाता है विद्वान D.R. भंडारकर को। D.R. भंडारकर एक एड़ी चोटी के विद्वान रहे हैं। उन्होंने अशोक के अभिलेखों को इस तरह से सजाया है ना कि हमको पूर्व से लेकर अंतिम तक, पहले से लेकर अंतिम तक सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा जाए ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने अशोक के अभिलेखों को ही आधार मानकर उसका पूरा इतिहास लिखने का प्रयास किया है, तो आपका आंसर आएगा D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर याद रखिएगा। तो D.R. भंडारकर जी एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखने की कोशिश की और उसमें सफलता प्राप्त की। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें अशोक का है ना पहला अभिलेख कौन सा था जिसकी खोज हुई थी, तो अशोक का पहला अभिलेख है दिल्ली टोपरा स्तंभलेख। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख। अब जो दिल्ली टोपरा स्तंभलेख है ना, ये पहले टोपरा में हुआ करता था, बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको कहां परिवर्तित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया? दिल्ली में। ठीक है ना। तो सबसे पहले दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख याद रखिए बेटा। सबसे पहला अभिलेख दिल्ली टोपरा स्तंभलेख है जिसको पढ़ा गया। जिसको क्या किया गया? पढ़ा गया। लेकिन अगर हम लोग कब पढ़ा गया बेटा? 1837 में। और ये पढ़कर किसने बताया था? तो आपका आंसर आएगा जेम्स प्रिंसेप ने। तो सबसे पहला अभिलेख जो अशोक का पढ़ा गया था वो कौन सा था बेटा? है ना, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहला अभिलेख सबसे पहला अभिलेख जो खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख है ना, खोजा गया। कब खोजा गया? 1750 में। और किसने खोजा था? पाद्रोही फैनथेलर ने। पाद्रोही टी फैनथेलर ने। ठीक है। तो अशोक का पहला अभिलेख जिसकी खोज हुई थी वो 1750 में पाद्रोही टी फैनथेलर ने की थी। दिल्ली मेरठ स्तंभ खोजा गया था। और पहला अभिलेख इसको सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पिछली बार का जो आईएएस का क्वेश्चन आया था 2018 में क्वेश्चन जो आया था वो डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि जिस 2018 का बेटा आईएएस का कठिन बना हुआ था, लेकिन फिर भी उसे पूछा गया था कि अशोक के पहले अभिलेख को किसने पढ़कर बताया? तो जेम्स प्रिंसेप ने। थोड़ा सा पेपर टफ बताता तो कहता जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जो पहला अभिलेख पढ़ के दिखाया था अशोक का, वो नाम कौन सा है? उसका क्या नाम है? लगाना है दिल्ली टोपरा स्तंभलेख। इतनी बात क्लियर है। अशोक के अभिलेखों को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे बेटा। अशोक के अभिलेखों को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। एक होगा शिलालेख, शिला मतलब चट्टान, तो चट्टानों पर लिखा हुआ है। दूसरा बांटेंगे खंभों वाला स्तंभलेख। और तीसरा हमारा होगा गुहा लेख मतलब गुफाओं वाला। तो अशोक के अभिलेखों का अगर विभाजन किया जाए, बाइफर्केशन किया जाए, तो हम लोग इसको 3 भागों में बांटेंगे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, गुफालेख। ठीक है ना। शिलालेख अगर वो बड़ी चट्टानों पर लिखे गए हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बृहद शिलालेख। अगर छोटे चट्टानों पर लिखे गए हैं तो उसे हम लोग कहते हैं लघु शिलालेख। यदि वो बड़े बड़े खंभों पर लिखे गए हैं तो उसे कहते हैं बृहद स्तंभलेख या दीर्घ स्तंभलेख। और अगर छोटे छोटे खंभों पर लिखे गए हैं तो कहेंगे लघु स्तंभलेख। यदि वो गुफाओं में कुछ लेख मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं गुहालेख। ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई? गुहालेख। अभी तक हमको अशोक के 43+ अभिलेख, यानी 43 से भी ज्यादा, कुछ लोग 40 लिखते हैं। यदि आप एसके पांडे पढ़ते हो, केसी श्रीवास्तव जी पढ़ते हो, पुरानी किताब पढ़ते हो, डीपी अग्रवाल पढ़ते हो, तो आपको पता लगेगा कि वो 40+ देते हैं। लेकिन हम लोग गुहालेख को भी मिला लिया जाए तो 3 अभिलेख तो हमको गुफाओं में मिल जाते हैं। तो 40 तो इसी में हो जाएंगे। 14, 13, 7, 6 और 3। उसके बाद भी बहुत सारे मिले हुए हैं। क्लियर है भाई? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बनता है कि इन अभिलेखों की भाषा क्या है? अब क्वेश्चन क्या बनता है बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंगरक्षिकाएं महिलाओं को क्यों नियुक्त किया गया था? है ना, वो महिलाएं साधारण महिला नहीं थी, है ना, उनकी तुलना उन साधारण महिलाओं से नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो उस समय भारत में निवास करती थी। अंगरक्षिकाएं यूनान से लाई जाती थी, ईरान से लाई जाती थी, मध्य एशिया से लाई जाती थी और ये काफी शक्तिशाली होती थी। ठीक है ना। इससे और एक बात हमको और पता चलती है कि मौर्य साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी बेटा। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम लोग उसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो हमने आपको क्या बताया अशोक के अभिलेखों की अगर हम लोग भाषा की बात करें तो अशोक ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। यदि हम लोग लिपि की बात करें तो लिपि में इसने ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक और यूनानी मतलब ग्रीक, इन लिपियों का प्रयोग किया है। अगर आपसे कहा जाए अशोक ने सर्वाधिक कौन सी लिपि प्रयोग की है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली लिपि है ब्राह्मी। ऐसी कौन सी लिपि है, याद रखिएगा, ऐसा कौन सा स्थान है ना, जहां पर हमको खरोष्ठी लिपि, अरेमाइक लिपि और ग्रीक लिपि देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो आपको खरोष्ठी लिपि 2 स्थान में देखने को मिल जाएगी। एक होगा शाहबाजगढ़ी का अभिलेख और दूसरा होगा हमारे पास, है ना, मानसेहरा।
तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, याद रखिएगा, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दो ऐसे स्थान है अफगानिस्तान, है ना, उस समय का पाकिस्तान मान सकते हैं, वर्तमान का अफगानिस्तान मान सकते हैं, ठीक है ना, पेशावर जिले के आसपास पड़ेंगे क्षेत्र ये। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दो ऐसे स्थान हैं जहां के अभिलेख हमको किस लिपि में पाए गए हैं, खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। एक ऐसा अभिलेख है ना जो अरेमाइक लिपि में पाया गया है, ऐसे अभिलेख जो अरेमाइक लिपि में पाए गए हैं। तो तक्षशिला, पाकिस्तान के तक्षशिला और पाकिस्तान के लगमान, लगमान मतलब जलालाबाद, है ना, ठीक है। तो तक्षशिला और लगमान ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हमको अरेमाइक लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। और एक ऐसा क्षेत्र जिसका नाम है शर ए कुना, एक ऐसा क्षेत्र जिसका नाम है शर ए कुना, ये अफगानिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है कांधार, है ना, यहां से पाया गया है। तो पेपर में आता बताइए कि अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अरेमाइक लिपि और ग्रीक लिपि दोनों मिल जाएंगी। तो आपका आंसर आएगा सर ए कुना। खरोष्टी लिपि का प्रयोग कहां पर किस अभिलेख में किया गया है, तो शाहबाजगढ़ी के अभिलेख और मानसेहरा के अभिलेख में, है ना। आपसे पूछा जाए अरेमाइक लिपि का प्रयोग किसमें किया गया है, तो तक्षशिला और लगमान स्थानों पर आपका अरेमाइक लिपि देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। तो आप ब्राह्मी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए जेम्स प्रिंसप, अगर आपसे पूछा जाए कि जेम्स प्रिंसप ने जो सबसे पहले 1837 में अभिलेख को पढ़ के बताया, दिल्ली टोपरा वाला, है ना, वो किस भाषा में था, तो आपका आंसर आएगा ब्राह्मी, मतलब जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि को बेटा पढ़कर बताया था। क्लियर है भाई, डन। लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है ना, लिपि और भाषा में आपको अंतर नहीं पता, हद है यार। आ, बा, सा, गा, का, खा, ये सब क्या है आपका, ये सब मिलके क्या बनाते हैं भाई, ये अक्षर हैं, ठीक है ना। इसके पहले इसके वर्ण, शब्द, वाक्य, फिर क्या बनेगी भाषा, ठीक है ना। लिपि क्या होता है, लिखने का तरीका, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक है ना। पता नहीं, चलो वंदना यादव जी, आपने क्वेश्चन पूछे, मेरा दिल दुखा दिया वैसे कि आपको भाषा और लिपि में अंतर नहीं पता था, हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये हो गया। अब हम लोग वन बाय वन अभिलेखों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिलालेख पर। सबसे पहले हम लोग किस पर बात करेंगे बेटा, शिलालेख पर बात करेंगे। शिलालेख दो भागों में बांटेंगे इसको हम लोग। एक होगा आपका बृहद शिलालेख और एक होगा आपका लघु शिलालेख। इनकी संख्या है 14, इनकी संख्या है 13। ओके ठीक है। हाँ यूपी पीसीएस में बेसिक से पढ़ लीजिएगा, और जब यूपी पीसीएस वाला आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, तो आपको ये पढ़ लीजिएगा। वैसे इसको पढ़ते रहिए कि अगर पेपर अगर नजदीक आ जाता है तो मेंस के लिए ज्यादा समय मिलता नहीं है बेटा, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। तो बात करेंगे शिलालेखों पर, दीर्घ शिलालेख या बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। इनकी संख्या 14 है। अब जैसे एक बात समझिएगा, ये इनकी संख्या 14 है लेकिन ये 8 स्थानों से पाए गए, 8 स्थानों से, ठीक है ना। मतलब अगर हम लोग बात करें शाहबाजगढ़ी, जैसे मैंने बोला ना शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, तो शाहबाजगढ़ी में, है ना, भाषा हमको कौन सी मिली है, भाषा शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दो ऐसे स्थान हैं जहां से हमको भाषा तो प्राकृत रहेगी, लिपि कौन सी प्रयोग हुई है, यहाँ पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो खरोष्टी लिपि में शाहबाजगढ़ी वाले जो शिलालेख है, यहाँ से जो शिलालेख प्राप्त हुआ, जो चट्टान हमको प्राप्त हुई है, उसमें टोटल कितने आदेश दिए गए हैं, यानी कि 14, यानी कि जो 8 स्थान पर हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं, यानी कि हर एक स्थान पर 14 बातें लिखी हुई है ना। बीच में ऐसे लाइन लिखी रहेगी, कुछ अभिलेख यहाँ लिखे रहेंगे, कुछ अभिलेख यहाँ लिखे रहेंगे, समझ आ गया, ऐसे करके, ठीक है बेटा, ओके ठीक। तो आपको याद रखना है कि बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है बृहद शिलालेखों की संख्या है 14, और ये जो 14 अभिलेख है ना, ये हमको 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, मतलब हर स्थान पर ये 14 बातें लिखी हमको प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं चतुर्दश शिलालेख। क्या कहते हैं भैया, चतुर्दश शिलालेख। तो अब इन शिलालेखों में क्या दिया गया है, प्रशासनिक एवं धम्म से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। प्रशासनिक एवं धम्म से संबंधित बातों का उल्लेख आपको शिलालेखों में प्राप्त होगा। अब वो 8 स्थान देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शाहबाजगढ़ी हो गया, मानसेहरा हो गया। शाहबाजगढ़ी बेटा पाकिस्तान के पेशावर जिले में है, मानसेहरा आपके पाकिस्तान के हजारा जिले में है, कालसी उत्तराखंड के देहरादून में है, गिरनार गुजरात में है, धौली और जौगड़ उड़ीसा में है। बस धौली जो है वो उड़ीसा के पुरी जिले में है, और जो जौगड़ है वो उड़ीसा के गंजाम जिले में है। एरगुडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है, सोपारा महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले में है, ठीक ना। तो ये 8 जगह ऐसी हैं जहां से हमको शिलालेख प्राप्त हुए हैं, और हर शिलालेख पर कितने आदेश दिए गए हैं, 14 आदेश दिए गए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, धौली और जौगड़, याद रखिएगा, धौली और जौगड़ ये दो ऐसे स्थान हैं जहां से हमको 11वां आदेश, 12वां आदेश और 13वां आदेश, मतलब 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख और 13 शिलालेख में जो आदेश थे वो धौली और जौगड़ में नहीं लिखे गए हैं। बात समझ आ रही है, उनके स्थान पर हमें कुछ और देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग धौली और जौगड़ शिलालेखों के 11वें आदेश, 12वें आदेश और 13वें आदेश उसमें नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम लोग धौली और जौगड़ के अभिलेखों को कलिंग पृथक विज्ञापन कहते हैं, या पृथक कलिंग प्रज्ञापन के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे भैया इसमें ऐसा क्या दिया गया है जो अन्य में दिया गया लेकिन इसमें नहीं दिया गया, ठीक है ना। देखा जाए तो मैं आपके सामने वो 8 स्थान पेश कर देता हूं, देख लीजिए आराम से। शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी कहां पड़ता है, पाकिस्तान के पेशावर में। मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा में। कालसी उत्तराखंड देहरादून। गिरनार काठियावाड़ गुजरात। धौली है ना स्थान है उड़ीसा का पुरी जिला। जौगड़ उड़ीसा का गंजाम जिला। एरगुडी आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला, और सोपारा महाराष्ट्र का थाना जिला। क्लियर भाई,
चलिए अब हम लोग को देखना है कि जो 14 शिलालेख है, यानी जो 14 है, उसमें प्रथम शिलालेख क्या कहता है, उसमें प्रथम शिलालेख क्या कहता है समझते हैं। पहला शिलालेख कहता है पशु बलि की निंदा, है ना। इस लेख में अशोक लिखता है क्या, पहले हमारी पाकशाला में, पाकशाला मतलब होता है जहां पर, है ना, जानवर मारे जाते हैं, है ना, और उनका फिर भोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला शिलालेख लिखता है, अगर शॉर्ट भाषा में समझा जाए तो पहला शिलालेख डैश पशु बलि की बुराई की गई है। इसमें प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक कहता है कि हमारे यहाँ पहले प्रतिदिन सैकड़ों जीव मारे जाते थे, लेकिन अब से हमारी पाकशाला में कोई भी जीव की हत्या नहीं की जाएगी, सभी जीवों को छोड़ दिया जाएगा। कुछ दिनों तक सिर्फ 3 हत्याएं की जाएंगी, यानी 3 पशु मारे जाएंगे, जिसमें 2 मोर होंगे और 1 हिरन होगा, यानी हिरन मतलब मृग। कुछ समय के बाद इनकी भी हत्या भविष्य में समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो पशु बलि की बुराई की गई है पहले शिलालेख में, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे शिलालेख की। तो पहले शिलालेख में क्या बताया गया है भाई, पशु बलि की निंदा। पहला शिलालेख क्या बताता है, पशु बलि की निंदा, यानी पशु बलि की बुराई की गई है। दूसरा अभिलेख क्या बताता है, दूसरा अभिलेख कहता है कि सम्राट देव नाम प्रिय प्रियदर्शी राजा कहते हैं क्या, कि ऐसे क्षेत्र जो हमने जीत लिए हैं, जैसे चोल हो, चेर हो, पांड्या हो, ठीक है ना, ताम्रपणी प्रदेश हो, यवनराज हो, या फिर उसके अगल बगल जो भी क्षेत्र हो, ठीक है ना, यदि उनके यहाँ पर ऐसी औषधि नहीं है जिससे पशुओं का इलाज हो पाए, जिससे किसी मनुष्य का इलाज हो पाए, तो वो हमको सूचित करेगा। तो हम अपने यहाँ से जो भी चिकित्सक होंगे या जो भी दवाइयां होंगी, मैं हर राज्य में, हर क्षेत्र में उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जान तो जान होती है, चाहे वो मनुष्य की हो और चाहे वो पशु की हो। क्लियर है। तो मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा बताया गया है दूसरे अभिलेख में। मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था किसमें बताया गया भाई, दूसरा आदेश है ये। इतनी बात क्लियर है, डन, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे अभिलेख की। तीसरा शिलालेख क्या कहता है, तीसरा शिलालेख कहता है सम्राट कि मैंने इस अभिलेख को अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद लिखवा रहा हूं। क्या लिखवा रहा हूं, कि साम्राज्य में जितने भी प्रादेशिक हैं, रज्जुक हैं, युक्त हैं, ये बात सब हम लोग कर चुके हैं, इसलिए हमने पहले प्रशासन पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, कि साम्राज्य के जितने भी प्रादेशिक हैं, जितने भी रज्जुक हैं और जितने भी युक्त हैं, वो सब लोग हर 5 साल के बाद प्रजा के बिल्कुल बीचों बीच में जाएंगे और प्रजा को धर्म की शिक्षा देंगे और अन्य कार्यों की शिक्षा भी देंगे। सभी लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, मित्रों से दोस्ती को इस प्रकार बनाएं कि उसको ये ना लगे कि स्वार्थ के बिहाफ पर ही हमसे मित्रता कर रहा है। ब्राह्मण हो और चाहे मजदूर हो, दोनों के प्रति उदार भाव रखें, उनका सम्मान करें, ठीक है ना। ज्यादा ना कमाएं, उतना कमाएं जितने में आपका जीवन चल जाए। अल्प व्यय और अल्प संचय, ये अच्छी बात होती है। ज्यादा कमाने के चक्कर में आप बुराई के रास्ते पर चले जाएंगे, इसलिए हो सके जितने में आपका जीवन चल पाए, है ना, उतना ही कमाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका शरीर भी सुख रहेगा और आपका मस्तिष्क भी सुख में रहेगा। कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं, देख रहे हैं, ओके। तो ये तीसरा अभिलेख समझ में आ गया आपको, तीसरा अभिलेख, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके, ठीक है। तो यहां पर तीसरे अभिलेख में क्या बताया गया है कि मैं अपने साम्राज्य के प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त नाम के अधिकारियों को हर 5 वर्ष बाद, हर 5वें वर्ष प्रजा के बीच में भेजता हूं, ताकि वो धर्म की शिक्षा दे पाए, है ना, और अन्य कार्यों की भी शिक्षा दे पाए। क्लियर है। और सबके प्रति उदार भावना रखें, सबसे मित्रता बढ़ाएं। इतनी बात क्लियर है, ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथे अभिलेख में। चौथा अभिलेख ऐसा अभिलेख है बेटा, अशोक कहता है कि मेरे अधिकारियों के द्वारा या मेरे द्वारा या मेरे प्रदर्शनों के द्वारा लोगों के अंदर इतना बदलाव आ गया, इतना बदलाव आ गया कि उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया, ब्राह्मणों का आदर शुरू कर दिया, मजदूरों का आदर शुरू कर दिया, श्रमणों का आदर शुरू कर दिया, प्रजा में देव जैसी भावनाएं फैलने लगी। हमने भेरी घोष की नीति को त्याग कर, मतलब युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपना लिया। और मैं अब कह सकता हूं कि जितना कोई बच्चा अपने माता पिता का आदर मेरे साम्राज्य में कर रहा है, उतना पिछले 100 सालों में या आने वाले 100 सालों में किसी ने नहीं किया होगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो माता एवं पिता का आज्ञा पालन इतना बढ़ गया था बच्चों के प्रति, या बच्चे इतना अपना माता पिता की सेवा करने लगे थे, जितना अगले 100 सालों में और पिछले 100 सालों में कभी नहीं देखने को मिला, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि अशोक ने भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति अपनाई थी, धम्म घोष की नीति अपनाई थी। अगर ये 4 बातें आपको समझ में आ गई हो तो फटाफट ऐसा बोलो, जल्दी से फटाफट। अगर ये 4 बातें समझ में आ गई हो तो फटाफट ऐसा बोलो, तो हम लोग 5वें पर बात करेंगे। मौर्य काल का जब साम्राज्य की बात की जाएगी कि मौर्य काल के संपूर्ण साम्राज्य पर विवरण डालिए, तो आप मैप दिखा सकते हैं वहां पे। आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख दीजिए, हिमालय से लेकर कलिंग तक का पार्ट, गुजरात से लेकर बंगाल तक का पार्ट लिख सकते हैं आप लोग, ओके, डन,
यस सर क्लियर। चलिए पांचवें अभिलेख की बात करते हैं। अशोक कहता है कि उपकार करना, किसी पर उपकार करना, यानी कि उपकार को कहते हैं क्या बेटा, उसमें तो उपकार लिखा है अभिलेख में, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि एहसान, ठीक है ना, एहसान है ना। कि अशोक कहता है पांचवें अभिलेख में कि उपकार करना कठिन होता है। जो भला करता है, जो किसी का भला सोचता है, भला करता है, वो एक्चुअली में वास्तव में बहुत कठिन काम है। लेकिन मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। अगर मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, उनके वंशज मेरे आदर्श का पालन करेंगे तो वो अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो मेरे ऊपर उंगली उठाएगा या मेरे सुधारों की उपेक्षा करेगा, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। मैं अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बाद, यानी 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति कर रहा हूं, और धम्म महामात्र जनता के बीच में जाएंगे, उनके कल्याण, उनके सुख और उनके कष्टों को दूर करने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। धम्म महामात्र मेरे साम्राज्य भर में नहीं, सब जगह धम्म से संबंधित विषयों को फैलाने का काम करेंगे और लोगों को दान देंगे। अगर वो परेशान हैं तो उनके कष्टों को दूर भी किया जाएगा मेरे धम्म महामात्रों के द्वारा। तो 14वें वर्ष उसने क्या किया था बेटा, धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। क्योंकि ये तो हर 5वें वर्ष जाते थे, अब ये जनता के बीच में रह जाएंगे। तो ये हो गया आपका 5वां अभिलेख। क्लियर है भाई? ओके, अब हम लोग आते हैं 6वें अभिलेख में। तो तीव्र गति से काम करने की बात कही गई है, तीव्र गति से कार्य। अशोक ने 6वें अभिलेख में लिखा है क्या, मैं कहता हूं कि मैं हर समय प्रजा का कार्य ही करता रहूंगा, हर समय प्रजा के लिए सोचता रहूंगा। जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी किसी को कोई कष्ट हो, चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे मैं आराम कर रहा हूं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे मैं अंतःपुर में हूं, अंतःपुर समझ रहे हो ना, हाँ, चाहे मैं अंतःपुर में हूं, चाहे मैं शयन कक्ष में हूं, यदि मेरी प्रजा को नुकसान हो रहा है तो वो मुझसे कभी भी आकर, मेरा प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल के बारे में परिचित कराएगा हर एक क्षण मारे। ठीक है, तो ये है 6वां अभिलेख। बात करते हैं 7वें अभिलेख में। ठीक है ना, 7वें अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें, क्योंकि हर संप्रदाय या हर व्यक्ति अपने मन की शांति और अपनी आत्मा को पवित्र करने की कोशिश करता है, तभी वो किसी ना किसी संप्रदाय को मानता है। तो सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह निवास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम इस संप्रदाय के तो इस क्षेत्र में रहोगे, तुम इस संप्रदाय के तो तुम इस क्षेत्र में रहोगे। सभी संप्रदाय के लोग हर जगह निवास कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, सभी लोग संयम और मन की शुद्धि करना चाहते हैं। ठीक है ना, सभी संप्रदाय सभी स्थान पर निवास। ये हो गया आपका 7वां अभिलेख। बात करते हैं 8वें अभिलेख में। अशोक ने अपनी धर्म यात्राओं को बंद किया, है ना, सॉरी, अशोक ने अपनी विहार यात्राओं को बंद किया, घूमने वाली, ठीक है, विहार यात्राओं को बंद किया और धम्म यात्राओं को शुरू किया। इसने कहा मैं हर 10 वर्ष बाद जनता के बीच से होता हुआ धर्म यात्रा करूंगा या धम्म यात्रा करूंगा। तो शासन काल के 10वें वर्ष से इसने यात्रा प्रारंभ की और 10वें वर्ष ये गया बोध गया। कहां गया? बोध गया, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गया था। क्लियर है? तो यहां पर धम्म यात्रा की बात की गई 8वें अभिलेख में। 10वें वर्ष में कहां गया था? बोध गया। और 20वें वर्ष ये कहां गया था? लुम्बिनी। बात करते हैं 9वें अभिलेख की। अशोक कहता है कि बहुत सारे लोग अच्छे कार्य करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अच्छे कार्य सिर्फ इसलिए करो कि आपके साथ भी अच्छा हो। अगर आपका शरीर सुखमय है, यदि आपका शरीर सही है, यदि आप परेशान नहीं हैं, तो उससे अच्छा कोई सुख नहीं। पैसा तो बहुत है, दिमागी टेंशन बहुत है, तो सुख नहीं है। ठीक है ना? तो ये भूल कर कार्य करें कि आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। हो सकता है आप बहुत सारे मंगल कार्य करें, मंगल आचार को अपनाएं, लेकिन उसका फल बहुत कम मिले। लेकिन जो कम मिला हुआ फल है वो भी लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और आपको वो फल मिला, उसमें आपको संतुष्टि होनी चाहिए। दास हो चाहे सेवक हो, चाहे गुरु हो चाहे प्राणी हो, कि कोई भी व्यक्ति जिसमें जीव भावना हो, उसका हमेशा आदर करो, सम्मान करो, वो आपका भी सम्मान करेगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? डन। तो इसमें आदर और दान देने की बात कही गई है। बात कर, जैसा मैं बोल रहा हूं आपको वैसे लिखना है बेटा, ठीक है ना? अच्छा, 10वें अभिलेख में आते हैं। अशोक ने कहा पैसे के पीछे मत भागो, प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, यश और कीर्ति को त्याग कर धम्म को अपना लो। लोगों पर उपकार करो, दया करो, दान करो, मधुरता से बोलो, ठीक है ना? यही धम्म है। ठीक है ना? तो यश और कीर्ति को त्याग कर धम्म अपनाने की बात कही है। यश और कीर्ति को त्याग कर धम्म को अपनाने की बात कही है। किस अभिलेख में बेटा? 10वें अभिलेख में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ओके 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 ओके, मनोज जी अभी मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा, आप परेशान मत होइए। बहुत ऐसा नहीं कि मैंने लुम्बिनी यहां पर लिख दिया तो आपने तुरंत ही 1/8 कर दिया। ठीक है, ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर।
ओके, तो मैं बता रहा हूँ, पहले आप सुन लीजिए पहले, है ना। हम लोग धीमे वन बाय वन आएंगे ना, ऐसा नहीं कि कहीं भी चीज कहीं किसी को भी उठा के रख दिया जाए। जितना कहा जाए, बस जितना अभिलेख में लिखा हो बस उतना ही आपको बोलना है। अब यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे लुम्बिनी गया था तो भूमि कर माफ कर दिया था तो इसको ऐसा कर दिया था, ये सब नहीं लिखना हम लोग को, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं 11वें अभिलेख में। अब हम लोग आते हैं 11वें अभिलेख में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 10वें के बाद 11वें अभिलेख में। अशोक ने धम्म की बात इसमें भी कही है। धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं, यानी कि और ना धम्म जैसी कोई मित्रता है, ठीक है ना। तो धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट दिया गया है 11वें अभिलेख में। धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं, धम्म जैसा कोई मित्र नहीं, ठीक है ना, और धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 12वें अभिलेख में। अशोक कहता है सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि हो। ओके, ठीक है। तो 12वां कहता है अभिलेख कि अशोक कहता है सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, क्योंकि सभी संप्रदाय का जो मूल है, आधार है, वो क्या है? मोक्ष, मुक्ति, संयम। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा करें और दूसरे संप्रदाय की निंदा करें, ऐसा मेरे यहां तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहां सभी संप्रदाय बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बताया गया है? दूसरे संप्रदायों की निंदा पर रोक की गई है, दूसरे संप्रदाय को निंदा पर रोक की गई है। 13वें अभिलेख में आते हैं। 13वां अभिलेख बेटा सबसे बड़ा अभिलेख है। इसमें अशोक ने कहा शासन काल के या राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद मैंने कलिंग युद्ध लड़ा, 1,50,000 व्यक्ति देश से विस्थापित हुए, 1 लाख व्यक्ति के आसपास लोग मारे गए, उससे कई गुना लोग बर्बाद हो गए, 1.5 लाख लोगों को तो मैंने बंदी बना लिया, ठीक है ना। लेकिन फिर जब मैंने धम्म नीति अपनाई तो मैंने उनके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी करी, सभी जंगली जनजातियों को संतुष्ट रखा, उन्हें चेतावनी भी दी, क्या कि यदि मैं पश्चाताप कर रहा हूं का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे डर गया हूं, ठीक है ना। मेरे पश्चाताप को आप मेरी कमजोरी मत समझिएगा, मेरी शक्ति समझिएगा। अशोक ने धम्म विजय को प्रमुख माना है। ओके, ठीक है। चाणक्य की डेथ कैसे हुई थी बेटा? वो उसने राजपाट छोड़कर जंगल चला गया था, सन्यासी हो गया था और बिना कुछ खाए पिए प्राण त्याग दिया था। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको लिखना है। नहीं, आंसर राइटिंग तो करवाते ही, जब मैं ग्रुप पे क्वेश्चन भेजता हूं बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं। विकास जी अभी आपने आंसर राइटिंग शुरू नहीं करी, धन्यवाद राघवेंद्र जी। मैंने जो लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म में है ताकि आपको बस रट जाए, जो मैं बोल रहा हूं एक्चुअली में वही लिखना है आपको। करिश्मा जी मैंने आपका आंसर दे दिया है, बार बार इसको टाइप मत कीजिए, ठीक है, ठीक है। ओके, तो जो 13वां अभिलेख है वो सबसे बड़ा अभिलेख है। यहां से हमको कलिंग युद्ध का पता चलता है, कलिंग युद्ध का पता चलता है ना, यूनानी यवन राजाओं का पता चलता है और भारतीय राजाओं का पता चलता है। अब आते हैं 14वां। अशोक अपनी प्रजा को धार्मिक जीवन जीने के लिए कहता था, प्रजा को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14वां अभिलेख। ओके बेटा, डन। ओके, तो ये हमने आपको 14 अभिलेख बताया। पहला पशु बलि बुराई, दूसरा मनुष्य पशु चिकित्सा, तीसरा प्रादेशिक रज्जु नियुक्त की नियुक्ति, हर 5वें वर्ष जाके प्रजा के कल्याण को देखते थे, भोरी भेरी गोष्ठ नीति को त्याग कर धम्म गोष्ठ नीति अपनाए, धम्म महामात्र नियुक्ति करी, है ना, जो प्रजा के बीच में रहते थे उनके कष्टों को दूर करने की कोशिश करते थे, तीव्र गति से कार्य करने की बात करी, चाहे मैं सो रहा हूं, नहा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, मुझे प्रजा के बारे में पता चलना चाहिए, सभी संप्रदाय सभी स्थानों में निवास कर सकते हैं, धम्म यात्रा की बात की गई, दान की बात की गई, यश व कीर्ति को त्याग कर धम्म को पालन करने की बात कही गई, है ना। धम्म से बड़ा कोई दान नहीं, धम्म से बड़ा कोई बंटवारा नहीं। मृत्यु कैसे हुई थी? तो मैंने बताया आपको, चाणक्य ने अपने अंतिम दिनों में क्या किया था कि राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चला गया था, वहां साधना की, तपस्या की और बिना कुछ खाए पिए उसने जान दे दी, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कहा मैंने कि उसने जैन धर्म अपना लिया था, संलेखना क्रिया द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है भैया, ठीक है ना। तो जितना मैं कहूं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने मन से, ठीक है ना, दिमाग मत लगाइए ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बताया आपको? पहला अभिलेख है ना पशु बलि निंदा, दूसरा अभिलेख मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, तीसरा प्रादेशिक रज्जु युक्त नियुक्ति, हर 5वें वर्ष बाद जाते थे लोग, देखते जाके जनता के बारे में, भेरी गोष्ठ त्याग कर धम्म गोष्ठ नीति अपनाई, युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति का पालन किया। 14वें वर्ष में क्या किया? धम्म महामात्र नियुक्ति करी, अब ये प्रजा के बीच में रहते थे, लोगों के कष्टों को दूर करते थे, है ना, और दान देने की बात किया करते थे।
तीव्र गति से कहा, चाहे मैं सो रहा हूँ, गा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कुछ भी करूँ, मुझे प्रजा के बारे में पता चलता रहना चाहिए, मेरे प्रतिवेदक हमको बताते रहना चाहिए। सभी संप्रदाय के व्यक्ति सभी स्थलों पर रह सकते हैं। धम्म महामात्र धम्म यात्रा की शुरुआत हो गई। 10वें वर्ष बोध गया, 20वें लुम्बिनी की यात्रा तय की थी। दान देने की बात कही है, यश व कीर्ति को त्याग कर धम्म की बात कही गई है। 11वें में क्या है, धम्म से बड़ा कोई दान नहीं, धम्म से बड़ा कोई बंटवारा नहीं, धम्म से बड़ा कोई मित्र नहीं, धम्म से बड़ी कोई प्रशंसा नहीं, दूसरे संप्रदाय को निंदा पर रोक की गई है। कलिंग युद्ध यवन राजा और भारतीय राजा के बारे में बताया गया है और प्रजा को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है 14वें अभिलेख में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 14 अभिलेखों की जानकारी ली। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि 2 स्थान ऐसे हैं, एक है धौली और एक है जौगढ़। तो ये है उड़ीसा के पुरी जिले में और ये है आपका उड़ीसा के गंजाम जिले में। इन दोनों स्थानों पर जो भी हमको प्राप्त हुआ है शिलालेख, उसमें उस शिलालेख में ये 14 बातें नहीं दी गई हैं उसमें, है ना। इन दोनों में 11वां, 12वां और 13वां, ये 3 अभिलेख, ये 3 आदेश जो हैं इन दोनों स्थानों पर नहीं लिखे गए हैं। क्लियर है? इसलिए धौली और जौगढ़ के अभिलेखों को हम लोग क्या कहते हैं, पृथक कलिंग प्रज्ञापन अभिलेख। तो पृथक कलिंग प्रज्ञापक अभिलेख इसको हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि 11वां आदेश, 12वां आदेश और 13वां आदेश इस धौली और जौगढ़ के स्थानों से हमको लिखा हुआ नहीं प्राप्त हुआ है। और इनके स्थान पर 11, 12, 13 इनके स्थान पर हमको, है ना, 2 आदेश प्राप्त हुए हैं। इनके स्थान पर मतलब ये 3 चीज नहीं मिली है लिखा हुआ, उसके स्थान पर हमको 2 अलग चीज लिखी हुई मिली है ना। तो पहला अलग चीज क्या लिखी है, तो प्रथम पृथक लेख क्या कहता है, यह कहता है कि अशोक ने कलिंग, जो उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग के आसपास वाले सभी क्षेत्रों में महामात्यों और नगर के न्याय अधिकारियों को निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है? अशोक कहता है प्रजा मेरी संतान है, या मनुष्य मेरी, जिस प्रकार से मनुष्य, जैसे जिस प्रकार से किसी बच्चे की कोई संतान होती है, उसी प्रकार से सभी मनुष्य या सारी प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं सोचता हूं मेरे पुत्र इस लोक में और उस लोक में हर जगह सुख ही सुख प्राप्त करें, वैसे मैं भी सोचता हूं कि मेरी प्रजा के सभी मनुष्य, चाहे इस लोक में हो और चाहे उस लोक में हो, उनको सुख ही सुख प्राप्त हो। मैं सभी मनुष्यों के सुखों की कामना करता हूं। अपने अधिकारियों से कहता हूं कि ऐसा न्याय कीजिए जो हमेशा निष्पक्ष हो। नगर के न्यायाधीश हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी व्यक्ति को जिसने जुर्म ना किया हो, है ना, उसको कभी कोई कारागार में ना डाला जाए, ना तो उसको कोई यातना दी जाए, है ना, और ना तो उसको कभी कैद किया जाए। क्लियर है? इसी उद्देश्य से हर 5वें वर्ष महामात्र नाम का अधिकारी मैं भेजूंगा, यही चेक करने के लिए कि किसी क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसने कोई दोष नहीं किया, जिसने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उसको मृत्युदंड दे दिया गया, कारागार में डाल दिया गया, उसको यातनाएं दी जा रही हैं। बात समझ आ रही है? उज्जैन और तक्षशिला ये 2 ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर हर 3 साल के बाद मैं महामात्र भेजूंगा, ये चेक करने के लिए। तो हर स्थान पर तो हर 5 साल में जाएंगे, लेकिन उज्जैन और तक्षशिला में हर 3 वर्ष के अंतराल में मैं भेजूंगा। ठीक है? तो यह है पहला प्रथम लेख, जो 11वें, 12वें, 13वें हटाकर पहला लेख में यह बताया गया है। अब देखते हैं द्वितीय पृथक लेख, ये क्या बताता है। इसमें कलिंग के आसपास वाले क्षेत्रों में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? कलिंग के आसपास वाले क्षेत्रों में। और दूसरे पृथक लेख में सीमांत प्रदेशों की चर्चा की गई है। मतलब एक ऐसे जो हमारे, जैसे मान के चलो कि ये मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, तो साम्राज्य के जो किनारे किनारे जो क्षेत्र पाए गए, किनारे किनारे जो क्षेत्र पाए गए हैं, तो अशोक उनको कहता है क्या, कि जो सीमांत प्रदेश हमारे जो हैं, तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जिन पर मैंने कब्जा नहीं किया है, जिनको मैंने प्रताड़ित नहीं किया है, जिनको मैंने जीता नहीं है, वो ये ना सोचें कि मैं उनको जीत नहीं सकता, वो ये ना सोचें कि मैं उनको हरा नहीं सकता या उनको अपने कब्जे में नहीं ले सकता। मैं बस उनको इतनी आज्ञा देना चाहता हूं, क्या, कि सम्राट की इच्छा है कि वो सम्राट से डरे नहीं और उसमें विश्वास रखें, और जैसा सम्राट कह रहा है वो ना उस नीति का पालन करते रहें। वो हमेशा सुखी रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे। और अगर नहीं भी पालन करते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं उन पर जबरदस्ती चीजें थोपूंगा नहीं, ये मेरी इच्छा है। क्लियर है? तो इसमें कलिंग के बारे में पहले प्रथम पृथक लेख में कलिंग के बारे में बताया गया है, इसमें सीमांत प्रदेश के बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया मनुष्य प्रजा मेरी संतान है, इसमें बताया गया प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपने पुत्र को चाहता हूं कि ये इस लोक में उस लोक में हमेशा सुखी रहे, वैसे मैं सबके लिए चाहता हूं हर मनुष्य इस लोक में उस लोक में सुखी रहे। ठीक है ना? कुछ इस प्रकार की बातें कही गई हैं। ओके, तो धौली और जौगढ़ की बातें हम लोगों ने कर ली। इस प्रकार से हम लोगों ने अशोक के बृहद शिलालेख या दीर्घ शिलालेखों पर चर्चा की। ठीक है बेटा? और दीर्घ शिलालेखों कितने स्थान से पाए गए हैं? 8 स्थान पर पाए गए हैं। लेकिन धौली और जौगढ़ ऐसे अभिलेख हैं या ऐसे स्थान हैं जहां से हमको 14 अभिलेख नहीं प्राप्त हुए। 11, 12, 13वां अभिलेख गायब था और उसके स्थान पर 2 अलग अभिलेख लिखे हुए थे। इसलिए धौली और जौगढ़ के अभिलेखों को हम लोग क्या, हाँ, पृथक कलिंग प्रज्ञापक के नाम से जानते हैं। ओके, यस सर, क्लियर, वेरी क्लियर सर। ओके ओके ओके, डन। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? लघु शिलालेखों की। लघु शिलालेखों की। बस आपको लघु शिलालेख में सब नहीं याद करने हैं। लघु शिलालेखों में ऐसे 7 आदेश दिए गए हैं। 7, ये नहीं आके पेपर में है, इसको नहीं पढ़ना है आपको 7 आदेशों को। ठीक है ना? इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा आपको। ये जो लघु शिलालेख हैं, ये लगभग 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लघु शिलालेख 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आपको क्या याद रखना है कि अशोक का नाम अशोक हमको कहां से मिला? तो 4 जगह आपको याद रखनी है। एक है आपका मास्की, एक है आपका गुर्जरा, एक है आपका नैतूर और एक है आपका उडेगोलम। ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां से हमको, ये ऐसे अभिलेख हैं, है ना, जहां से हमको अशोक का नाम क्या मिलता है बेटा? अशोक मिलता है। इतनी बात क्लियर है?
डन है। अच्छा, मास्की से एक क्वेश्चन और बनता है। अशोक ने अपना नाम अशोक तो बताया है, साथ ही साथ अशोक ने अपना नाम बुद्ध शाक्य का भी जिक्र किया है। तो अशोक ने अपना नाम बुद्ध शाक्य का जिक्र सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है हमको? तो मास्की अभिलेख में मिलता है। एक अभिलेख आपको याद रखना है, भाब्रू भाब्रू या वैराट अभिलेख, राजस्थान में है। भाब्रू और वैराट अभिलेख में अशोक ने, है ना, बौद्ध त्रिरत्न की बात की है, बुद्ध त्रिरत्न की बात की है। इसमें अशोक का नाम हमको प्रियदर्शी देखने को मिलता है, सुंदर दिखने वाला प्रियदर्शी देखने को मिलता है। और यहां से हमको बुद्ध त्रिरत्न की चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे बुद्ध, संघ, धम्म। आपको पता ना बौद्ध धर्म में बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। बात क्लियर है भाई? ओके। एक अभिलेख है जो हमको प्राप्त हुआ है लघु स्तंभ लेख में, स्थान है एरगुडी। एरगुडी पड़ता है आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। सारे अभिलेख हमको पढ़ने में आ गए हैं, लेकिन एरगुडी का जो अभिलेख है ना, उसकी जो लिपि है कभी दाएं से बाएं है तो कभी बाएं से दाएं है। तो यही पता कर पाना कि कौन सी दाएं से बाएं लिखी है, कौन सी बाएं से दाएं लिखी है ना, इसलिए एरगुडी के अभिलेखों को पढ़ने में बहुत कष्ट है अभी भी हम लोगों को। इसलिए इसकी लिपि को हम लोग बोस्ट्रोफोडन कहते हैं। तो अभी भी अज्ञात लिपि किसकी है बेटा? तो याद रखना है एरगुडी के अभिलेख की। इसको हम क्या कहेंगे? बोस्ट्रोफोडन। और हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की भी लिपि क्या है? बोस्ट्रोफोडन है। तो वो मैं 18 स्थान आपको दिखाता हूं, एक बार फट से देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है। रूपनाथ कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया में। ठीक है। उदयगोलम बेटा कर्नाटक में है, बेल्लारी कर्नाटक। मुस्कान जी, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो रूपनाथ कहां पड़ता है? ये स्थान कहां पर पड़ता है जहां से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ? आपके पेपर में आगे बताइए कौन से स्थान से अशोक का अभिलेख नहीं प्राप्त हुए हैं, तो आपको इसलिए इसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर, गुर्जरा मध्य प्रदेश का दतिया, सहसाराम बिहार शाहाबाद, भाब्रू या वैराट राजस्थान जयपुर, मास्की कर्नाटक का रायचूर जिला, ब्रह्मगिरी मैसूर का चित्तलदुर्ग जिला, सिद्धपुर कर्नाटक, जटिल रामेश्वर कर्नाटक, एरगुडी आंध्र प्रदेश कुरनूल, गोवी मठ मैसूर कोपबल, बाल किंगुंडी कर्नाटक, राजल मुंदगिरी आंध्र प्रदेश कुरनूल, अहरौरा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। यूपीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, अहरौरा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, सारो मारो सैटोल एमपी, नेत्तूर मैसूर, उदयगोलन बेल्लारी कर्नाटक, पनगुजरिया सीहोर एमपी, सन्नाटी गुलबर्गा कर्नाटक। ओके, तो ये आपके वो टोटल 18 स्थान है जहां से हमको ये लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर शिलालेखों की चर्चा करी, जो इंपॉर्टेंट शिलालेख थे वो हमने यहाँ पर आपको लिख दिया। बुद्ध शाक्य किसमें कहा गया, प्रियदर्शी किसमें कहा गया, बुद्ध त्रिरत्न की बातें। अब इंपॉर्टेंट हमारा स्तंभ लेख, आपका इंपॉर्टेंट है स्तंभ लेख, ठीक है। दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख की संख्या 7 है, लघु स्तंभ लेख की संख्या 6 है। लेकिन जो दीर्घ स्तंभ लेख है उनकी संख्या 7 है ना, लेकिन कितने स्थान से पाए गए हैं? 6 स्थानों से। और लघु स्तंभ लेख की संख्या 6 है, लेकिन कितने स्थानों से पाए गए हैं? 5 स्थानों से, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख दो भागों में बटेंगे, एक होगा दीर्घ स्तंभ लेख और एक होगा लघु स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख की संख्या है 7, इनकी संख्या है 6, लेकिन ये 6 स्थानों से प्राप्त होंगे, 6 स्थान, और हर स्थान में 7 चीजें लिखी मिलेंगी हमको। लघु स्तंभ लेख 5 स्थानों से प्राप्त होंगे और हर 5 स्थानों पर, हर स्थान पर 6 चीजें लिखी हुई मिलेंगी हमको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दीर्घ स्तंभ लेख पर। तो दीर्घ स्तंभ लेख में आपको याद रखना है पहले दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। क्या बेटा? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। पहले कहा था ये जो स्तंभ लेख, ये पहले जो खंबा है ये पहले मेरठ में हुआ था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इस खंबे को उखड़वा कर दिल्ली में ट्रांसफर करवा दिया। और इसी स्तंभ लेख की खोज सबसे पहले 1750 में पाद्रोही टी फैंथिलर द्वारा की गई थी। दूसरा स्तंभ लेख है दिल्ली टोपरा। पहले टोपरा हरियाणा में हुआ करता था, हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा स्थान है, वहां पर ये स्तंभ लगा हुआ था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से उखड़वाया और दिल्ली लाकर लगवा दिया। क्लियर है भाई? ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। देखते हैं भाई, तो दीर्घ स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7। कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 6 स्थानों से। तो पहले देखते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दूसरा क्या है? स्लाइड अगर लगी होगी तो बहुत अच्छी रहेगा आप लोग के लिए भी। स्लाइड देखते लगी कि नहीं लगी है? लगी हुई है। पहला स्तंभ कौन सा है भैया? दिल्ली मेरठ। दूसरा कौन सा है? दिल्ली टोपरा। अगला कौन सा है? लौरिया अरराज। लौरिया अरराज कहां पड़ता है? बिहार का चंपारण जिला। लौरिया नंदनगढ़ बिहार का चंपारण जिला। रामपुरवा बिहार का चंपारण जिला। और प्रयाग आप जानते ही हैं, इलाहाबाद, ठीक है ना। तो जो प्रयाग वाला स्तंभ लेख है, जो प्रयाग वाला स्तंभ है, पहले बेटा ये कौशाम्बी में हुआ करता था, लेकिन अकबर महोदय ने, अकबर सम्राट अकबर ने क्या किया, कौशाम्बी से इस खंबे को उखड़वाया और कहां लगवा दिया? इलाहाबाद में लगवा दिया। बात क्लियर है? डन, ओके, ठीक है। तो यहां से मैं लिख देता हूं दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, कुछ समझाना भी है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग। तो इन दोनों से छेड़खानी किसने करी है? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने।
तो दिल्ली टोपरा पहला स्तंभ लेख है, दिल्ली टोपरा पहला स्तंभ लेख है जिसकी खोज की गई थी, है ना। दिल्ली में पहला स्तंभ लेख है जिसको सॉरी दिल्ली टोपरा पहला स्तंभ लेख है जिसको पढ़ के बताया गया था, और दिल्ली में पहला स्तंभ लेख है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी। इसे पढ़ के बताया 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने और 1750 में पात्रोइटी फैंथलर ने इसकी खोज की थी। जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, यह अंतिम स्तंभ लेख है, यह अशोक का अंतिम स्तंभ लेख है। एकमात्र स्तंभ लेख, एकमात्र स्तंभ लेख, स्तंभ जिसमें 7 लेख हैं। अब एक बात समझिएगा, हमने आपको बताया दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7, लेकिन इस सातों के सातों लेख हमको सिर्फ एक खंभे में प्राप्त होते हैं और उस खंभे का नाम है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। बाकी जो बचे हुए 1 2 3 4 5 हैं, इन 5 स्थानों से हमको 7 लेख मिले नहीं है, सिर्फ 6 लेख खुदे हुए मिले हैं। क्लियर है? अच्छा, ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है बेटा, ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है, पहले कौशाम्बी में था, इसको किसने प्रयाग में लगवाया? इलाहाबाद में लगवाया, तो अकबर ने लगवाया था। इस प्रयाग स्तंभ लेख में आपको किस किस राजाओं ने इस पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए हैं? तो प्रयाग स्तंभ लेख से आपको अशोक की जानकारी तो मिलती है, फिर आपको समुद्रगुप्त की जानकारी भी इससे मिल जाएगी, समुद्रगुप्त ने भी इस खंबे पर अपना लेख लिखवाया है। समुद्रगुप्त के बाद आपको अकबर की जानकारी भी इस खंबे से मिल जाएगी। इसके बाद जहांगीर ने भी इस खंबे में अपना लेख लिखवाया है। तो प्रयाग स्तंभ लेख से आपको 4 राजाओं की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अशोक का अंतिम अभिलेख कौन सा था? दिल्ली मेरठ है, एकमात्र स्तंभ लेख जिसमें 7 अभिलेख खुदे हुए हैं। बाकी जो 5 स्थान है उनमें सिर्फ आपको 6 अभिलेख खुदे हुए मिलेंगे। ठीक है? हाँ, दिल्ली से फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अरे यार, ये खंबा है, जैसे अशोक स्तंभ देखा है, खंबा है। ये पहले टोपरा में था, हरियाणा के अंबाला जिले में। फिरोज शाह तुगलक ने इसको उखड़वाया, उखड़वा के अपने यहां लगवा दिया। ये कह रहा हूं मैं, इसमें समझने वाली क्या बात है? आप क्वेश्चन पूछता है, बताइए प्रयाग स्तंभ लेख से आपको किस किस राजा के बारे में पता चलता है? तो प्रयाग स्तंभ लेख में जैसे अशोक ने खुदवाया था, लिखवाया है ना, उसी के नीचे समुद्रगुप्त ने भी लिखवा दिया, उसी के नीचे इसने भी लिखवा दिया, उसी के नीचे इसने भी लिखवा दिया। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। अब मैं देखता हूं कि दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7, जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये जो 7 लेख हैं, यानी जो 7 लेख लिखे हुए हैं अशोक के द्वारा हर स्थान पर, है ना, उसमें पहला लेख क्या बताता है, दूसरा क्या बताता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। जैसे हम लोगों ने 14 बृहत शिलालेख पढ़े थे, 14 दीर्घ शिलालेख, है ना, पशु बलिविंदा, पशु और दोनों चिकित्सा व्यवस्था, उसी प्रकार से, है ना। अब इन 7 दीर्घ स्तंभ लेखों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या आदेश दिए गए हैं। पहले स्तंभ लेख में देखो कि जो हर स्तंभ लेख में जो पहला आदेश है वो क्या है। अशोक कहता है कि यह धम्म लेख मैं अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद लिखवा रहा हूं। उसने कहा, क्या मेरे सभी कर्मचारी अपने अपने धर्म का पालन करें और व्यक्तियों के मन को जीतने की कोशिश करें। धर्म के अनुसार शासन करना, धर्म के अनुसार प्रजा को सुख देना और धर्म के अनुसार साम्राज्य की रक्षा करना ही मेरा सिद्धांत है। पहला। दूसरे अभिलेख में अशोक ने बताया है कि धम्म क्या है, ठीक है ना। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक ने बताया है कि धम्म क्या है। अशोक स्वयं से प्रश्न करता है, कियुम चा धम्मे, कियुम चा धम्मे, और इसका उत्तर भी अशोक खुद ही देता है, अपासी नावे बहुकयाने दया दाने सचय सोचय माधवय चा साधवय चा। क्या कहता है? अशोक कहता है धर्म क्या है या धम्म क्या है, तो उत्तर क्या देता है? पाप से दूर रहना, मतलब अपासी नावे, लोगों का कल्याण करना, बहुकयाने, दया करना, दया दान करना, दाने, सचय सत्य बोलना, सचय पवित्र रहना, माधवय मधुरता से बात करना, साधवय साधुता से रहना। ठीक है ना। तो धम्म की परिभाषा बताई गई है। क्लियर है भाई? ठीक है, ओके। तो पहले अभिलेख में मैंने बताया आपको क्या है, दूसरे अभिलेख में धम्म की परिभाषा ये बताई। अब बात करते हैं तीसरे अभिलेख की। तो तीसरे अभिलेख में अशोक कहता है, मन, वचन, कर्म और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। उसके लिए आत्मनिरीक्षण, जिसे हम कहते हैं निज्जति, अशोक ने निज्जति शब्द का प्रयोग किया है आत्मनिरीक्षण के लिए। अशोक ने निज्जति शब्द का प्रयोग किया है। मन, कर्म, वचन और इंद्रियों पर जीतने की कोशिश करो या इंद्रियों का विजेता बन जाओ। इसके लिए आत्म परीक्षण करो, अपने मन से क्वेश्चन पूछो, क्या तुमने कभी कोई ऐसा कार्य किया आज के दिन जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो? क्या आपने आज ऐसा कुछ किया जो आपके माता पिता ने आपको बुलाकर गले लगाया हो? क्या आज आपने कुछ ऐसा किया जिससे किसी की भूख शांत हुई हो? क्या आज आपने कुछ ऐसा किया कि जिससे किसी ने आपको बुलाया हो और आपके सर पे आशीर्वाद दिया हो? क्या आज आपने कुछ ऐसा किया जिससे कोई क्रोधी व्यक्ति खुश हो गया हो? क्या आज ऐसा हुआ कि आपने किसी की जान बचाई हो? नहीं हुआ ना। क्लियर है? अशोक ने इसी में बताया है तीसरे में ही कि पाप क्या है। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अहंकार, जलन, ये सब क्या है? पाप के साधन है। जितना आप अपने मन में लाओगे पाप उसी के पीछे पीछे आता चला जाएगा। ठीक है ना। ओके, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं चौथे अभिलेख में। अशोक कहता है कि मैंने जो रज्जुक बताया था मैंने आपको प्रशासन में, अशोक कहता है जो मैंने रज्जुक नाम का पद सृजित किया है लाखों व्यक्तियों के ऊपर, उसका काम क्या है, न्याय और दंड का जो अधिकार मैंने उसको दे रखा है, राजस्व संबंधी जो अधिकार दे रखा है, वो अपना काम निश्चय और निर्भयता से करे, किसी से लालच में ना आ जाए, है ना, अपने धर्म का अच्छे से पालन करे। 100 अपराधी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को परेशान नहीं किया जाएगा। यह मेरी आज्ञा है। जिस किसी को भी मृत्युदंड दिया गया है, मृत्युदंड देने से पहले 3 दिन पहले उसकी पूरी जांच एक बार फिर से की जाए, क्या वो मृत्युदंड के लायक है कि नहीं। यह कार्य किसको दिया गया है, रज्जुक को, ठीक है ना। चलिए 5वां अभिलेख। मैं अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद यह लिखवाता हूं कि आज से किसी का भी वध नहीं होगा। जो 3 पशु मारे जाते थे, 2 मोर और 1 मृग, उनकी भी हत्या से बंद कर दी जाएगी, ठीक है ना। अगला 6वां अभिलेख क्या कहता है भाई, कि मैं सभी संप्रदायों का आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, स्वागत करता हूं,